अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। हाजिर हूं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों के साथ। आज दो खबरें के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक तो महंत नरेंद्र गिरि की मौत को लेकर और दूसरा बाढ़ को लेकर। सबसे पहले चलते हैं महंत नरेंद्र की मौत को लेकर। महंत नरेंद्र गिरि की मौत को हुए लगभग 36 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी उनकी मौत एक पहेली बनी हुई है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि उनकी हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या किया है। सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ी है राजनीति है, तो कटघरे में पुलिस भी खड़ी है। कटघरे में अखाड़ा की अकूत संपत्ति को लेकर जो लूट है वो भी कटघरे में खड़ा है, वो भी सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी सवाल का कोई हल अभी तक सामने नहीं आ सका है। अकूत संपत्ति को लेकर जो विवाद है वो लंबे समय से अखाड़ा में लेकर चला आ रहा है और महंत नरेंद्र गिरि ये हमेशा उनकी सोच रही कि अखाड़ा परिषद में जो भी आवे वो साफ़ सुथरे व्यक्ति आवे, साफ़ सुथरी छवि वाला आवे, इसमें कोई माफिया, कोई भूमाफिया, कोई बिल्डर्स ना आने पाए। और उनकी यह हमेशा इसीलिए उन्होंने बीते दिनों, अगर आपको याद होगा तो बीते दिनों कुछ फर्जी बाबाओं की सूची भी अखाड़ा परिषद ने जारी किया था और साथ ही महंत नरेंद्र गिरि ने यह भी कहा था कि अखाड़ा परिषद में साफ़ सुथरी छवि के लोग आवें, इसके लिए जो भी महात्मा या महंत अखाड़ा परिषद से जुड़े उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, उसको आइडेंटिटी कार्ड उपलब्ध कराया जाए, साथ ही उसका पता भी पूरी तरह से जानकारी में होना चाहिए। इसके अलावा सब कुछ पारदर्शिता लाने के लिए सभी अखाड़ों को अपनी जो संपत्ति है उसको भी जाहिर करना होगा, उसको भी दिखाना होगा कि कितनी संपत्ति किस अखाड़े के पास कितनी है। ऐसा अगर होगा तभी साफ़ सुथरी छवि वाले लोग इसमें आएंगे और जो इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। ये हमेशा सोच थी महंत नरेंद्र गिरि की और इसी सोच को लेकर वो आगे बढ़ भी रहे थे। लेकिन इस बीच विवाद हुआ। सबसे पहला जो विवाद की शुरुआत हुई गौशाला से हुई। गौशाला के साथ वो विवाद बढ़कर पेट्रोल पंप पे पहुंचा। पेट्रोल पंप से बढ़कर वहाँ पे मार्केट बनाने की बात को लेकर हुआ। छोटी सी ज़मीन थी, उसी छोटी सी ज़मीन को लेकर ही विवाद हुआ। हालांकि जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ शुरू किया है, उसके साथ जो विवाद था वो कुछ करोड़ रुपया था, लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद था। हालांकि ये एक सिर्फ 40 करोड़ रुपए की संपत्ति का विवाद का ही मामला नहीं, बल्कि काफ़ी कुछ बड़ा मामला था जो कि ढका छुपा था। लेकिन अगर ठीक से जांच कराई जाए तो पूरा मामला सामने आ भी जाएगा। मई में जो समझौता हुआ था नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि के बीच में, उस समय समझौता कराने वालों में 3 लोग शामिल थे। उसमें 2 पॉलिटिशियन थे और एक पुलिस वाला था। जो 2 पॉलिटिशियन थे उसमें से एक भाजपा का था और एक समाजवादी पार्टी का था। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर उस समझौते में पॉलिटिशियन की ज़रूरत ही क्या थी। इसका मतलब है कि राजनीति इसमें शामिल कहीं ना कहीं से अखाड़ा में भी शामिल हो गई है। वो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अखाड़ा परिषद के पास जो अकूत संपत्ति है उसका कुछ न कहीं से लाभ ये राजनीतिक जो दल हैं वो उठाना भी चाहेंगे। आपको हम बताते चलें कि जिस निरंजन अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरि थे, उस निरंजन अखाड़े के पास लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की कुछ संपत्ति इस अखाड़े के पास है और इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। इसके अलावा प्रयागराज, काशी, वाराणसी के अलावा ग्रेटर नोएडा में भी के अलावा उत्तर प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी इसकी संपत्ति मौजूद है। इसके अलावा कई मठ और कई मंदिर और कई आश्रम भी निरंजन अखाड़े के अंदर में है कि उसके साथ इसके संचालन में चल रहा है। आपको हम बताते चलें कि पूरे समूचे देश में कुल 13 अखाड़े हैं। इनमें 2 अखाड़े गुजरात से आते हैं और 1 अखाड़ा महाराष्ट्र से आता है, जबकि सारे 10 अखाड़े वो सब के सब उत्तर प्रदेश में है। कुल अखाड़ों की अगर संपत्ति को देखा जाए तो वो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए की
संपत्ति कुल अखाड़ों के पास मौजूद है, जो कि अकूत संपत्ति है। इसी अकूत संपत्ति को हथियाने के लिए अक्सर अखाड़ों में ऐसे लोग शामिल होने लगते हैं जो आपराधिक छवि के होते हैं और बिल्डर्स होते हैं। अभी आपको अगर आपको जानकारी होगा, अगर आपको याद हो तो हम बताएं आपको कि वर्ष 2010 से लेकर 2021 तक इन अखाड़ों से जुड़े हुए 38 महंतों की मौत अब तक हो चुकी है। इन 38 महंतों की मौत की जो जांच है उसमें सिर्फ 10 की जांच कराई गई और 4 की जांच की तह तक ही पुलिस पहुंच सकी। इसमें से एक महंत की जो मौत हुई थी उसकी मौत में एक बड़े बिल्डर का नाम भी सामने उस समय आया था। ज़्यादातर जो जांचें हैं वो कुछ दिन तक तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद वो दम तोड़ देती हैं। इसका मतलब है कि राजनीति से प्रेरित होती हैं ये सारी जांचें। अब जो महंत नरेंद्र गिरि के लेकर जो जांच शुरू हुई है, अब ये जांच किस हद तक जाती है, कहाँ तक जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में जिसको गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है उसके साथ जो विवाद था महंत नरेंद्र गिरि का, उसका वो लगभग 40 करोड़ रुपए की जो भूमि थी उसको लेकर मुख्य विवाद था। हालांकि ये विवाद काफ़ी लंबा था। बहरहाल अभी तक एक स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरि की जो मौत है वो आखिर कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई है। क्या वो आत्महत्या है या उसको हत्या माना जाए। महंत नरेंद्र गिरि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे और उनका हमेशा से ये सोच थी, वो साफ छवि के महंत थे और उनकी हमेशा यही सोच थी जो भी महंत या महात्मा अखाड़ा परिषद से जुड़े वो साफ छवि का हो और वो जो संपत्ति है अखाड़ा परिषद की, इस संपत्ति का सही इस्तेमाल हो, धर्म में संपत्ति का इस्तेमाल हो और साथ में जन सेवा में संपत्ति का इस्तेमाल हो। लेकिन जिस प्रकार से आपराधिक छवि के लोग इसमें अखाड़ा में शामिल होने लगे थे, उससे अक्सर कई बार खूनी संघर्ष भी इसे लेकर होने लगा था। अगर आपको याद होगा तो बीते कई लगातार अगर देखा जाए तो अलग अलग समय में कई बार खूनी संघर्ष अखाड़ा को लेकर हो भी चुका है और इसी से ये बड़ा चिंतित थे महंत नरेंद्र गिरि कि इस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं इन पर अंकुश लगना चाहिए, इन पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि अखाड़ा ये जन सेवा का अखाड़ा है, धर्म का अखाड़ा है। लोगों को यहाँ पे मौत नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार का खूनी संघर्ष नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे का अखाड़ा है, ये उनका मानना था और इसी को लेकर वो आगे बढ़ भी रहे थे, इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे थे और इस दौरान इनकी मौत हो गई। इनकी मौत पर हालांकि समूचे देश में शोक की लहर दौड़ गई, सभी ने शोक व्यक्त किया। लेकिन अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर इनकी मौत हुई तो कैसे हुई। अगर इनकी मौत हत्या है तो इसकी सही जांच होनी चाहिए, जिससे जो आपराधिक किस्म के हैं, जो अपराधी हैं, जो इसके लिप्त हैं इनके मौत के उसमें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। साथ ही जो महंत नरेंद्र गिरि का जो सपना है, उनका सपना था कि साफ सुथरी छवि के लोग अखाड़े में आएँ, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी भी जो आने वाले महंत होंगे, उनके अखाड़ा परिषद के जो महंत होंगे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के जो भी होगा, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो साफ सुथरी छवि के लोगों को ही, साफ सुथरी छवि के महंत और महात्मा को ही अखाड़ा परिषद में आने दे। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किस करवट ये ऊँट बैठता है, क्योंकि एक साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिए, ये जहन में रखिए अपने कि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। ये भी इस तरह के जो लोग होते हैं, जो आपराधिक किस्म के होते हैं या जो राजनीतिक में यूज़ कर रहे हैं अखाड़ा का, वो जो है काली संपत्ति को सफ़ेद वाइट संपत्ति में बदलने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो दान की ज़मीन होती है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, फ्री में बिजली मिलती है, फ्री में पानी मिलता है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे अंकुश लगना चाहिए। तो पहली खबर ये थी। अब दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से है, जहाँ पर ख़ास तौर से जो अकबरपुर का क्षेत्र है, अकबरपुर और जलालपुर का ख़ास तौर से क्षेत्र है, पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। लगातार जल स्तर तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कई स्कूल कॉलेज भी जो पानी से जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरह से, वहाँ पे ज़्यादातर अवकाश घोषित कर दिया गया है। दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, शोरूमों में पानी घुस गया है और लगभग 300 घरों के में पानी पहुँच चुका है। लोग जो है सुरक्षित स्थान पर खुद ही से पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 4
एकड़ फसल, धान की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जाओ ना, एक जनी बंद हो गए फिर। आम आदमी परेशान है। ख़ास तौर से ज़िला मुख्यालय, जिसे हम ज़िला मुख्यालय कह रहे हैं, ज़िला मुख्यालय में ही आधा शहर, आधा ज़िला मुख्यालय बाढ़ की चपेट में है। लेकिन अगर प्रशासन को देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मौन साधे हुए है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कहीं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दिखाई ही नहीं पड़ता है। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जब ये बाढ़ जल स्तर घटेगा उस समय संक्रामक रोग के फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए साफ़ सफाई की भी कोई विशेष व्यवस्था इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं की जा रही है। ना ही किसी प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र के लोग हैं, नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनको ही किसी प्रकार की सहायता या किसी प्रकार की मदद उनको दी जा रही है। हालांकि प्रशासन बढ़ चढ़कर दावे तो कर रहा है कि हम लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन कहीं भी जब आदमी निकल रहा है, हर आदमी परेशान है इस बाढ़ से। सारे रास्ते जो प्रमुख मार्ग हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मात्र एक मार्ग शहजादपुर के जो मेन मार्केट वहाँ कहा जाता है, उसी के अंदर का मार्ग इस टाइम संचालित है इस समय। और नतीजा ये है कि उस जगह पे जाम की स्थिति अत्यंत गंभीर है। लेकिन कहीं भी पूरे दिन, आज बुधवार को पूरे दिन कहीं भी ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे नज़र नहीं आई कि यातायात को सुचारू कर सके। इससे आम नागरिक पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। शिकायत पे शिकायत की जा रही है, लेकिन ज़िम्मेदारों को अपनी ज़िम्मेदारी की ठीक ठीक से ज़िम्मेदारी निभाने की कोई सुध नहीं है। आम जनता भगवान भरोसे है कि हाँ, पानी जल स्तर नीचे जाएगा, गिरेगा, कम होगा, उसके बाद ये अपने घरों को लौट सकेंगे। जहरीले जानवर, जहरीले कीट उनके घरों में घुस रहे हैं, वो परेशान हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये जल स्तर किस हद तक बढ़ता है। तमसा नदी जिसकी बात हम कर रहे हैं, इस तमसा नदी का जल स्तर लगभग 48 वर्ष के बाद इस प्रकार से आगे बढ़ा है। जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि इस तरह का रौद्र रूप पहली बार देखने को तमसा नदी का मिला है। हालांकि तमसा नदी हमेशा अक्सर जब बाढ़ भी आती थी, सरयू नदी में बाढ़ या और नदी में जो आसपास की नदियाँ हैं बाढ़ आते थे, तब भी तमसा नदी शांत रहती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तमसा नदी में इस प्रकार से जल स्तर बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि जो जल बहाव है, उस जल बहाव नदी के किनारे इस कदर लोगों ने अपने आवास, अपने घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं कि उसका बहाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बगैर नक्शे के बनी हुई इस बिल्डिंगों को किसने पास कर दिया, इसको लेकर भी जिम्मेदारों को कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। बगैर नक्शे के पैसा लेकर ऐसे बिल्डिंगों को के नक्शे को पास कर दिया गया और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नदी के किनारे बन गई हैं। चारों तरफ से नदी का भवन बन जाने के कारण इसका बहाव सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि जल स्तर बढ़ गया और समूचा आधा नगर पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जिसका खामियाजा सब क्षेत्र के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन इसे लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको समय रहते
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।